नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बारे में। ठीक है, पेशवा जो कि मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ रहे हैं। ठीक है, शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय, ठीक है, मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके पेशवाओं के हाथों में आ गई और पेशवा मराठा साम्राज्य के अंदर एक प्रधानमंत्री की तरह था। पेशवाओं के शासन का प्रारंभ है वो बालाजी विश्वनाथ के समय होता है। यानी पहले मराठा पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ, जिनका समय है 1713 से 1720। और जिस समय ये मराठा पेशवा थे, इस पद पर मराठा शासक साहू द्वारा 1713 में नियुक्त इनको किया गया था। यानी प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिनको मराठा शासक साहू ने 1713 में नियुक्त किया। और जब ये नियुक्त हुए थे उस समय सैयद बंधु काफ़ी चर्चित थे। ठीक है, देखिए सैयद बंधु कहाँ थे? मुगल दरबार में थे। और ये कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली, ये दो भाई थे। ठीक है, ये दिल्ली के शासक निर्माता किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सैयद बंधु ने क्या किया? मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को हटा दिया और उसको हटाकर उन्होंने फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन पर बिठा दिया था। ठीक है, यानी सैयद बंधुओं का ही काम रहा है कि शासकों को हटाना बिठाना, हटाना बिठाना, इसलिए ये शासक निर्माता किंग मेकर कहलाए। किंतु शीघ्र ही इन दोनों भाइयों के खिलाफ बाद में षड्यंत्र होने लग गया। दक्षिण में या दक्कन में मौजूद मीर बख्श यानी सेना के मुखिया, तो मीर बख्शी हुसैन अली को जब ये पता चला, ठीक है, क्या पता चला कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो उसने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक साहू के साथ 1719 में संधि कर ली। ठीक है, यानी किंग मेकर के रूप में कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, जो सैयद बंधु थे। तो दक्षिण में रहते हुए मीर बख्श हुसैन अली को जब पता चला कि अब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो उसने फर्रुखसियर के प्रहार करने के लिए, फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक साहू के साथ 1719 में एक संधि की। अब उस संधि के अंदर मुगल मराठा संधि में क्या क्या शर्तें लागू की गई ये देखिए उनमें ये हुआ कि मुगलों द्वारा साहू को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज नाम से जाने जाते हैं। शिवाजी के स्वराज्य में जो प्रदेश सम्मिलित थे अब वो मुगलों के अधीन है, वो सब साहू को वापस दे दिए जाएंगे, ये मुगलों ने करार किया। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल ही में जो क्षेत्र जीते गए उन सब प्रदेशों पर अधिकार मराठों का स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके अलावा मराठों को दक्षिण के जो 6 प्रांत है उन 6 प्रांतों के अंदर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी उनको अनुमति दे दी जाएगी क्या वसूलने की? चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 ऐसे कर थे जो मराठे लिया करते थे। बदले में 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। ठीक है, ये मुगल मराठा संधि हो रही है 1719 में। दिल्ली में नजरबंद साहू की माता यशुबाई व पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया जाएगा। यानी दिल्ली के अंदर जो औरंगजेब के समय से ही साहू, माता यशुबाई, ये जो राज परिवार के सदस्य थे वो बंद थे, उनको इस संधि के द्वारा छोड़ने की बात कही गई। हुसैन अली के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने पर संधि के अनुसार बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव धमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने उनका साथ दिया। ठीक है, यानी संधि में तय था कि 15,000 मराठा सैनिकों का साथ देंगे। तो सैयद बंधु ने क्या किया? फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करके उन्होंने रफ़ी उर दर्जात को शासक बना दिया। यानी फर्रुखसियर को जब मराठों के सहयोग से हुसैन अली ने या सैयद बंधु ने अपदस्थ करके रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया, तो उसने भी इस संधि को स्वीकार या स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार ही मुगल मराठा संधि हो गई और दक्षिण में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार भी
जब मराठों को प्राप्त हो गए तो ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक का दर्जा भी दिया गया, जो कि प्रथम संस्थापक का दर्जा किसको दिया गया है? शिवाजी को दिया गया। द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है? बालाजी विश्वनाथ। तो ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा उन्होंने 1720 तक कार्यभार किया, लेकिन 1720 में जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनका बड़ा पुत्र बाजीराव पेशवा बना, जिसने 1720 से 1740 तक इस पद पर कार्य किया था। किसने? बाजीराव ने। और इतिहास में बाजीराव अपने कार्यों को लेकर, अपने यश को लेकर काफी चर्चित रहा है। जब ये पेशवा पद पर नियुक्त हुआ उस समय उसकी आयु, किसकी आयु? बाजीराव प्रथम की आयु मात्र 20 वर्ष थी। मुगल साम्राज्य की दशा शोचनीय थी और उससे ये लाभ उठाना चाहता था और अधिक से अधिक प्रदेश उसे प्राप्त करने चाहता था। अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या के द्वारा उसने साहू को ये कहा कि हमारे लिए सही समय है कि हम विदेशियों को देश से निकाल कर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए ताकि शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। ये साहू को बाजीराव पेशवा ने कहा और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। पेशवा की योजना से प्रभावित होकर साहू ने कहा कि तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी तक फहरा दोगे, तुम वास्तव में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। इस प्रकार बाजीराव है, उसका ये इतिहास प्रसिद्ध कथन है कि हमें सुबह सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। मुगलों के साम्राज्य के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, तो अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने क्या किया? 1724 में मालवा जीत लिया। उन्होंने नर्मदा को पार किया और 1724 में उन्होंने मालवा जीता। शाही सेवा में मौजूद जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, वो मराठों से सहानुभूति रखते थे। इस कारण शीघ्र ही वो पेशवा के मित्र बन गए। ठीक है, इस कारण पेशवा को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। जब मित्र इस प्रकार एक शक्तिशाली रियासत मिल रही है तो विरोध का कम सामना करना पड़ेगा। पेशवा को सबसे जटिल समस्या का सामना मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदार निजामुल मुल्क के साथ करना पड़ा। यानी पेशवा को सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आई? निजामुल मुल्क के साथ संबंधों को व्यवस्थित करने में आई। क्यों? क्योंकि निजामुल मुल्क है वो स्वयं को दक्कन का शासक मानता था। ठीक है, इस क्षेत्र में मराठा अभियानों के कारण वह मराठों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। यानी वो मानता था कि दक्षिण मेरी रियासत है, मेरा क्षेत्र है, उसमें मराठों का जो हस्तक्षेप है वो गलत है, तो वो इसलिए मराठों को शत्रु मानता था। इस कारण उसने 1719 के अंदर जो मुगल मराठा संधि हुई थी उस संधि का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया? जो साऊ थे, ठीक है, साऊ के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य के रूप में या मुखिया के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। देखिए, साहू है वो 1707 से 1749 तक मराठा शासक रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो संभाजी है वो संभाजी नहीं होकर संभाजी द्वितीय हैं। ठीक है, तो संभाजी द्वितीय को किसने? दक्षिण के सूबेदार जिनका नाम है निजामुल मुल्क, उन्होंने उनको मान्यता प्रदान कर दी। साहू की बजाय संभाजी द्वितीय को उन्होंने मान्यता दी। मार्च 1728 को औरंगाबाद के पास पालखेड़ा नामक स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित कर दिया। इस प्रकार पालखेड़ा नामक स्थान पर पेशवा ने किसको हरा दिया? निजाम को हरा दिया और उसे इस कारण से मूंगी सिंह गांव की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी? मूंगी सिंह गांव की संधि करनी पड़ी। इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि में यह तय हुआ कि निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी। उन्होंने साहू की बजाय संभाजी द्वितीय को प्रधानता दी। अब उन्होंने उस संभाजी द्वितीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी और उसे पनाला के दुर्ग में भेजना स्वीकार कर लिया। पहली ये शर्त हुई। दूसरी, छीने गए मराठा प्रदेश तथा मराठा कैदियों को छोड़ने का निर्णय कर लिया गया। तीसरी ये बात हुई कि 1719 की जो संधि थी, मुगल मराठा संधि, उसके अनुसार साहू के चौथ और सरदेश मुखी कर वसूल करने के अधिकार है वो स्वीकार कर लिए गए और कुछ समय बाद चौथ और सरदेश मुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह निजाम के प्रदेशों पर कभी आक्रमण नहीं करेगा।
ठीक है। और निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत पर आक्रमण की तरफ तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। यानी दोनों ने, मराठों ने कहा कि वो निजाम के प्रदेश से उत्तर आक्रमण नहीं करेंगे, और निजाम ने ये मानस बनाया कि वो उत्तरी भारत की तरफ से तटस्थ रहेगा। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और वहाँ उन्होंने 1728 में मालवा और बुंदेलखंड के जो मुगल प्रदेश पर उन पर अधिकार कर लिया। मालवा और बुंदेलखंड कब? 1724 की पालखेड़ा के युद्ध के वक्त। मार्च 1737 में अवध के सूबेदार सादत खान, अवध के सूबेदार कौन है? सादत खान ने 1737 में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को हरा दिया और इस विजय की डींग मारते हुए दिल्ली में सूचना भेजी कि उसने मराठा शासकों को या मराठा को चंबल पार खदेड़ दिया है। ठीक है। और ये बात जब किसके पास पहुंची? बाजीराव के पास। ठीक है। यानी सादत खान ने मल्हार होलकर को हराया और डींग किसको आंकी कि मराठों को खदेड़ दिया। ये बात उसने दिल्ली शासक तक पहुंचाई। लेकिन बाजीराव को जिसका पता चला तो बाजीराव ने क्या किया? इस विजय के खंडन करने के लिए 14 दिन का सफर मात्र 2 दिन में तय कर दिल्ली पर टूट पड़ा। ये बाजीराव का एक बड़ा सशक्त अभियान था। यानी 14 दिन को होने वाला सफर वो उसने 2 दिन में तय कर लिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से भयभीत मुगल सम्राट को बाजीराव ने संदेश भेजा कि उसके अभियान का उद्देश्य कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, अपितु यह दिखाना है कि बाजीराव अभी तक जिंदा है या मराठे अभी तक जिंदा हैं। दिल्ली से लौटने के बाद पेशवा ने निजाम को पराजित किया और 17 जनवरी 1738 को दोराय सराय की संधि करने के लिए से बाध्य कर दिया। यानी दोरा सराय की संधि कब की गई? 17 जनवरी 1738 को। ठीक है। पेशवा निजाम के बीच। इस संधि के अनुसार उसने संपूर्ण मालवा और नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में छोड़ दिया। इस प्रकार मालवा, नर्मदा से चंबल तक के प्रदेश किसके अधिकार में आ गए? बाजीराव पेशवा के अधिकार में आ गए। 1740 में बाजीराव ने निजामुल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को हरा दिया। निजामुल मुल्क का दूसरा पुत्र कौन था? नासिर जंग। उसको हराया और उससे भी मूंगी शिव गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे बाध्य कर दिया। इसके अनुसार नासिर जंग ने क्या किया? हांडिया और खरगांव के जिले मराठों को सौंप दिए। 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावर नामक स्थान पर अचानक से बाजीराव की मृत्यु हो गई। ये बाजीराव अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध रहा है, अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध रहा है। साथ ही साथ यही वो बाजीराव प्रथम है जो इतिहास में मस्तानी प्रेमिका को लेकर चर्चित रहा है। धन्यवाद।